नमस्कार, मैं मंजुनाथ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट फर्स्ट एड कॉलेज कड़ूर, जिला चिकमगलूर। हायर एजुकेशन अकादमी धारवाड़ द्वारा चलाए गए 24वें बैच के इंडक्शन प्रोग्राम के तहत मुझे पंत के काव्य में प्रकृति चित्रण इस विषय पर एक वीडियो प्रस्तुत करने का निर्देश मिला था। तो मैं आज इस विषय के प्रमुख बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्यधारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। इन्हें छायावाद का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और रामकुमार वैश्य वर्मा जैसे प्रभृति। छायावादी काव्यधारा का महत्व बढ़ाने में पंत जी का योगदान प्रशंसनीय है। पंत जी के काव्य की विशेषता यह है कि विषय वस्तु की भिन्नता होने पर भी उनमें कल्पना की स्वच्छंद उड़ान, प्रकृति के प्रति आकर्षण और प्रकृति एवं मानव जीवन के कोमल और सरस पक्षों के प्रति अटूट आग्रह है। पंत जी की कार्यात्मक विशेषता की ओर जाने से पहले उनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर एक नज़र डाल लेते हैं। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को आज के उत्तराखंड राज्य के जिला बागेश्वर के गांव कौसानी में हुआ था, जो निसर्ग सुरम्यता का दूसरा नाम है। इनकी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य का रमणीय चित्र मिलते हैं। इनके संपूर्ण साहित्य को तीन चरणों में देखा जाता है। जैसे पहले चरण में प्रकृति और सौंदर्य का रमणीय चित्र, दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पना और कोमल भावनाओं के वर्णन देखे जाते हैं। तीसरे और अंतिम चरण की कविताओं में अरविंद दर्शन और मानव कल्याण के दर्शन मुखर होते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नहीं नकारा। यह बात कुछ आलोचकों को खटकने लगी, उनकी कड़ी आलोचनाएं की जाने लगी, पर वे अपने ऊपर लगे आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया, गा कोकिला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानव मन। पंत जी ने अपने सुदीर्घ जीवन काल में कविता, उपन्यास, निबंध और पद्य नाटक से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वर्णधूलि, वीणा, युगांत, गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, ग्रंथि, युगवाणी, स्वर्ण किरण, लोकायतन, चिदंबरा आदि। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ से भी सम्मानित किया गया है। पंत जी की साहित्य यात्रा पर अगर नज़र दौड़ाएं तो जीवन के अलग अलग पड़ाव में उनकी विचारधाराएं बदलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे छायावादी, आध्यात्मवादी, प्रगतिवादी विचारधाराओं से युक्त कविताएं देखी जाती हैं, किंतु उनका साहित्यिक जीवन प्रकृति वर्णन से ही आरंभ हुआ है। तो उनका प्रकृति के संबंध में जो प्रेम था, इसके अन्य विभागों को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रकृति के कवि पंत। सुमित्रानंदन पंत सबसे पहले प्रकृति के कवि हैं। तत्पश्चात सौंदर्य एवं मानवतावाद का विशुद्ध रूप प्रकृति एवं सौंदर्य से दूर नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति एवं उसके सौंदर्य को जीवन और उसके रमणीय सौंदर्य से संपृक्त रूप में अपेक्षाकृत अधिक देखा है।
पंत जी ने अपनी रचनाओं में न केवल प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया, बल्कि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा दी एवं उनके उन्नत भविष्य की कामना की है। उनके जन्म स्थान कौसानी की उन जुगनों की जगमगाती हुई एकांत घाटी का अवाक सौंदर्य और विस्मय भरी भावनाएं उनकी रचनाओं में सहजता से प्रकट होती हैं। जैसे उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, वह अपनी वयवाली में। उषा, संध्या, फूल, कपोल, कलरव, अवसों के वन और नदियों की निर्झरता उनके एकांकी किशोर मन को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। प्रकृति की इस मनोरम छटा को अपनी कल्पना की भित्ति पर अंकित करने में अपार सफलता पाई है। प्रकृति वर्णन की अपार स्रोत कौसानी का वर्णन पंत जी ने अपनी एक कविता में बड़े ही मनोरम तरीके से किया है। जन्मभूमि का वर्णन हर कोई करना चाहता है, लेकिन पंत जी के वर्णन कुछ अनूठे ही हैं। आरोही हिमगिरी चरणों पर रहा ग्राम वह मरकत मणिकर, श्रद्धानंद आरोहण के प्रति मुक्त प्रकृति का आत्मसमर्पण। अपने कवि जीवन के आरंभिक दौर में पंत प्राकृतिक सौंदर्य से इतने अभिभूत थे कि नारी सौंदर्य के आकर्षण को भी उसके सम्मुख न्यून मान लिया। यानी प्रकृति का सौंदर्य नारी सौंदर्य से अधिक था, यह मानना था सुमित्रानंदन पंत जी का। वे कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं मैं कैसे लोचन। यानी प्रकृति की वर्णन के आगे मुझे स्त्री वर्णन कुछ भी नहीं है, ये इनका अभिप्राय था। पंत का प्रकृति चित्रण मानवीकरण, चित्र वैभव, रहस्य, उदात्त, बिंब एवं शब्द शिल्प से सर्वविदित संपन्न है, जो अपनी कलात्मक दार्शनिकता में वर्डस्वर्थ का स्मरण करा देते हैं। पंत आलंबनात्मक प्रकृति चित्रण के मूर्धन्य हिंदी कवि हैं। पंत के आलंबनात्मक, उद्दीपनात्मक एवं रचनात्मक प्रकृति चित्रण अपने उपमान आप हैं। पंत ने वाल्मीकि, कालिदास, वर्डस्वर्थ जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रकृति के कवियों में अपना स्थान बना लिया है। तो देखते हैं उनका प्रकृति वर्णन का एक नमूना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के मुख में छिपकर, सुख में छिपकर, झूम रहे थे धूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, नवल नवल कलियों का मृदु सुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडल ताना। तो प्रकृति का आलंबन रूप भी हम सुमित्रानंदन की रचनाओं में देख सकते हैं, यानी प्रकृति को आधार बनाना अपनी रचनाओं में। प्रकृति मानव का पुराना सहचर है। अब कवि किसी दूसरी भावना में न बहते हुए प्रकृति के स्वाभाविक रूप के प्रति उद्भूत अनुरक्ति और उसमें उत्पन्न आनंद अनुभूति को वाणी प्रदान करता है, तब वह आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण करता है। नवा वसंत की रूप राशि का ऋतु उत्सव यह उपवन, सोच रहा हूँ जन जग से क्या सचमुच लगता शोभन।
कभी कभी किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर उसमें से कोई ऐसी बारीकी निकाल लेता है जो अत्यंत हृदय और प्रिय होती है, तथा कभी अपनी कल्पना तथा तूलिका कौशल से उसे सहृदय पाठकों के सामने प्रस्तुत कर देता है। स्याही की बूंद, छाया, एक तारा इत्यादि अनेक रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। तो उनकी जो काव्यधारा की एक छटा इस प्रकार है। गिरी का गौरव गाकर फरफर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झड़ते हैं झाग भरे निर्झर। कहीं कहीं कवि अप्रस्तुत योजना के माध्यम से रूप चित्रण करता है और उससे संश्लिष्ट चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी छोड़ गया क्या, अली नाल सा निष्ठा कोई। कवि क्रियाकलाप का सजीव वर्णन बखूबी करता है। जैसे विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे ताल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनका लघु दीपों को चंचल अंचल को ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छुप पल पल। कवि रंगों का चमत्कारपूर्ण उपादान कर बिंब योजना करता है, जैसे इमेजरी कहा जाता है, और कभी नाद द्वारा ही इस कार्य का संपादन करता है। पंत ने काव्य चित्र में पूर्णता लाने के लिए वर्ण परिज्ञान का अच्छा परिचय दिया है। धूम, दुआरा, गेरुआ, सिंदूरी, मरकत, इंद्रधनुषी, स्वर्णाभ, बसंती, पारद, आसमानी आदि रंगों का भी कवि ने उपादान किया है। पहले सुनहले आम्रबौर, रुपहले सुनहले आम्रबौर, रुपहले यानी रुपहला यानी सिल्वर का जो कलर होता है वो, रुपहले सुनहले आम्रबौर, नीले पीले और ताम्र मौर, रे गंध हो ठौर ठौर, रे पांति पांति में चिर उन्नत, करते मधु के वन में गुंजन। इसके साथ ही न केवल रंग का, नाद के माध्यम से भी बिंब योजना को प्रस्तुत करने में पंत जी बड़े माहिर थे। वे कहते हैं, बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, है चहक रही चिड़ियाँ टीवी टी टुट टुट। यहाँ का जो साउंड, जो पद्य में साउंड का जो एक कंपोजिशन किया जाता है वो इसमें देखा जा सकता है। इसी प्रकार कवि अपने चित्रों में प्रभाव उत्पादकता लाने के लिए गंध, स्पर्श, भाव, व्यंजना, स्नेह भावना, मनोवृत्ति का आरोपण करता है। तो कवि ने अपनी कविताओं में प्रकृति को एक उद्दीपन रूप में भी देखा है। जैसे कवि प्रकृति को उद्दीपन रूप में भी देखता है। प्रकृति मानव को अपनी सत्ता और साहचर्य से ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि वह हमारे मनोभावों को तीव्र भी करती है। हमारे सुखमय क्षणों को और अधिक सुखकर बना देती है तथा वियोग के क्षणों में वियोग वेदना को तीव्र करती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में जब कविता दरबारी बन गई थी, इसी उद्दीपन रूप की प्रधानता थी, किंतु छायावाद में प्रकृति स्वतः आलंबन बन गई। तो इसका एक उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी। आज रहने दो यह गृह काज, आज रहने दो यह गृह काज, प्राण रहने दो यह गृह काज, जाने आज कैसी वातास, छोड़ती सौरभ श्लथ उच्छ्वास, प्रिय सालस वातास
जगा रोवों में सौ अभिलाष। जहाँ ग्रंथि, आंसुओं की बालिका इत्यादि कविताओं में कवि के स्वर्गीय प्रेम की अभिव्यंजना होती है, वहीं प्रकृति का उपादान वियोग के उद्दीपन के निमित्त हुआ है। धधकती हैं जलदों से ज्वाल, बन गया नीलम व्योम प्रवाल। धधकती है जलदों से ज्वाल, बन गया नीलम व्योम प्रवाल। आज सोने का संध्या काल, जल रहा जनो गृह सा विकराल। मानवीकृत रूप में प्रकृति का वर्णन कैसे किया है, इसको देखेंगे। विशिष्ट भावों की व्यंजना के लिए अब कवि प्रकृति को मानव का रूप प्रदान करता है, जैसे अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तब वह कविता विशेष आह्लादजनक बन जाती है। छायावादी काव्य में प्रकृति पर मानव भावना को आरोपित किया जाता है। पंत की कविताएं इस कोटि में भी आती हैं। नील नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी। नील नभ के शतदल पर वह बैठी शारद हासिनी। मृदु कर तल पर शशि मुखधर, नीरव अनिमिष एकाकिनी। वह स्वप्न जडित नत चितवन, छू लेती अग जग का मन। श्यामल कोमल चल चितवन, जो लहराते जग जीवन। इसी प्रकार संध्या सुंदरी, विपट बालिका, अप्सरा इत्यादि कविताओं में भी मानवीकरण के रूप देखे जाते हैं। यही नहीं, पंत जी अलंकार रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। कविता में रमणीयता का विशेष महत्व है। अगर उसमें कोई रमणीयता नहीं रहेगी तो कविता पढ़ने लायक नहीं रहेगी। इसलिए कविता में रमणीयता अति आवश्यक है। अलंकारों का उपयोग उस रमणीयता को आगे बढ़ाने में सहायक के रूप में लिया जाता है। अलंकार योजना का यह कार्य कभी कभी अप्रस्तुत विधान द्वारा और कभी दूसरे अलंकारों के माध्यम से करता है। छायावादी कवियों में पंत जी ने अपने अलंकार योजना के लिए प्रकृति का बहुत अधिक उपयोग किया है। जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, कभी खुल पड़ते हैं असहाय। यह पूर्णोपमा का एक उदाहरण है। तो अगली कविता में उस छवि के मंजुल उपवन को इस मरु से पथ जाता है, यानी रास्ता जाता है, पर मरीचिका से मोहित हो मृग मग में दुख पाता है। ये रूपकातिशयोक्ति का एक अच्छा उदाहरण है। तो रूपक अलंकार का एक सुंदर उदाहरण देखिए। बताऊं मैं कैसे सुंदर, ये कहूँ मैं तुमसे सब भांति। जलद हूँ मैं यदि तुम हो स्वाति। जलद यानी समुद्र। जलद हूँ मैं यदि तुम हो स्वाति, तृषा तुम यदि मैं चातक। तो यही नहीं, पंत जी अपनी कविताओं को उपदेश ग्रहण करने के लिए भी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी प्रकृति की छटा दिखाते हैं। लोक व्यवहार का संदेश देने के लिए प्रकृति का उपयोग कविता में अधिकांश रूप में होता रहा है। तो पंत जी भी यह क्रम अपनाया है। कहती अपलक तारावली, अपनी आँखों का अनुभव। कहती अपलक तारावली, अपनी आँखों का अनुभव, यानी तारे जो आँखें कभी बंद नहीं करते। अवलोक आँख आंसू की, भर आती हैं
आंखें नीरव। प्रश्न भी क्षणिक जीवन में आनंदानुभव की शिक्षा देते हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में वे कहते हैं, हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर तो हंस पाओ। हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर तो हंस पाओ। अपनी उर की सौरभ से जग का आंगन भर जाओ। रहस्यात्मक संकेत देने के लिए भी कवि पंत जी ने प्रकृति का आश्रय लिया है। छायावादी कवि चेतन सत्ता के दर्शन सर्वत्र करते हैं, यानी उनके लिए प्रकृति जड़ नहीं है, वो चेतन है। तो छायावादी कवि चेतन सत्ता के दर्शन सर्वत्र करते हैं। प्रकृति में एक आकर्षण है जो हमें यह जानने के लिए प्रेरणा देता है कि सरोवर का हृदय किन अभिलाषाओं से संपादित हो रहा है। वीणा के तारों में कौन सो रहा है जो स्पर्श होते ही मुखरित हो जाता है। कवि को वह व्यापक चेतन सत्ता कभी नक्षत्रों से बुलाती है, कभी वह सौरभ का रूप धारण कर पुष्पों के अंदर से कवि का आह्वान करती है। मालूम पड़ता है विहंगिनी को भी किसी से प्रथम रश्मि के परिज्ञान की चेतना प्राप्त हुई है और किसी अज्ञात सत्ता ने ही उसे मधुर संगीत सिखाया। कभी कवि को उड़ते हुए पत्तों में किसी के हाथ के दर्शन होते हैं जो हिल हिल कर कवि को अपने निकट बुलाता है। वह अज्ञात लोक अत्यंत सुकुमार तथा रमणीय है। उसी चेतन सत्ता से कवि को संगीत शक्ति प्राप्त हुई है। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। छिपा छाया वैन में सुकुमार स्वर्ग की परियों का संसार। वहीं उन पेड़ों में अज्ञात चांद का है चांदी का वास। वहीं उन पेड़ों में अज्ञात चांद का है चांदी का वास। वहीं से खग्योतों के साथ स्वप्न आते उड़ उड़ कर पास। इन्हीं में छिपा कहीं अनजान मिला कवि को निज गान। तो सुमित्रानंद जी प्रकृति द्वारा दार्शनिकता की अभिव्यक्ति भी करते हैं। पंत के प्रकृति चित्रण में उसका पर्यावसान दार्शनिक तथ्य भी उभर आता है। जीवन की नित्यता, अनित्यता, नश्वरता, अमरता इत्यादि दार्शनिक तथा तथ्य कविता में प्रतिपादित होते हैं। नौका विहार का उच्च कोटि का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन में उल्लेखनीय होता है। जैसे ज्यों ज्यों लगती है नाव वह पार, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित शत विचार। इस धारा से ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गीत शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजतहार, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, शाश्वत जीवन नौका विहार। तो पंत जी की इन सारी बातों से अवगत होने के बाद हम इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि प्रकृति चित्र में छायावाद की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। छायावाद में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का उन्मेष नहीं हो सकता है। यानी छायावाद में प्रकृति की जो स्वतंत्र सत्ता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो बोलते हैं, इसमें नहीं है। लेकिन कवि
सुमित्रानंदन पंत इससे अपवाद है। कवि के मानस पटल पर प्रकृति जिस प्रकार का प्रभाव डालती है या कवि प्रकृति पर जो भाव आरोपित करना चाहता है उसी का उपादान छायावादी प्रकृति काव्य के अंतर्गत होता है। यदि मानवता साम्राज्ञी है तो प्रकृति दासी है। ये कैसे? छायावाद के अनुसार। किंतु पंत इस प्रवृत्ति के अपवाद माने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति को उसके स्वतंत्र रूप में देखा है, न कि दासी के रूप में, और अनेक रचनाओं में प्रकृति के प्रति उनकी सहानुभूति स्पष्ट झलकती है। प्रकृति के प्रति उनकी सहानुभूति प्रारंभिक रचनाओं में ही अधिक पाई जाती है। पल्लव के बाद उनका स्वर मानव परक होता जाता है और न्यूनाधिक रूप में प्रकृति एक प्रकार से उपेक्षित ही रही है, पर उनकी प्रवृत्ति में अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। निस्संदेह पंत काव्य के वे खंड अधिक मनोरम है जहाँ किसी भी रूप में प्रकृति का उपादान किया गया है। ये थे पंत जी के काव्य में प्रकृति के दर्शन। इसके साथ ही मैं इस सत्र को समापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।